गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोगों का जो ये 31st पार्ट लेक्चर का कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया एंड इट्स नेबर का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि इट विल बी गुड। देखो, दिस इज द कॉम्पिटिटिव ईरा। विदाउट कंपेयरिंग वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट प्रोग्रेस। और वो भी कंपटीशन और एक इवेल्युएशन नेबर से हो, और नेबर में भी पाकिस्तान और चाइना। हम लोग पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था कि वाई पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पाकिस्तान 1947 के पहले हमारा ही भाग था, इसलिए सारी सो मेनी थिंग्स आर सिमिलर हिस्ट्री से लेकर। आज भी बहुत कुछ है कि वहां पर जो है सिर्फ तमाम लोगों के रिश्तेदार रिलेटिव आज भी वहीं रहते हैं, कल्चर हर तरीके से। चाइना के इसलिए क्योंकि दोनों लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, और साथ ही साथ दोनों की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के कारण बहुत सी सिविलाइजेशन चाइना में था और यहां था, एक वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका स्थान रखता है। इसके पहले हम लोगों ने चाइना के बारे में थोड़ा सा देखा कि चाइना में किस तरह से हुआ, वहां पर एक रेगुलेटेड किया गया, वहां पर किस तरीके से फार्मिंग लाया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कि सबको करना है कोऑपरेटिव बेसिस पर, और किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज को वहां पर किया गया। आज हम लोग पाकिस्तान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां तक एक पाकिस्तान की पॉलिसी की बात है, बहुत कुछ वो इंडिया से मिलता है, ठीक है ना। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, और इन दिस द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों वहां पर, हमारे यहां भी है, वहां पर भी एग्जिस्ट किया। Pakistan adopted a regulated policy framework for the industrialization in 1950 and 1960. By virtue of this policy, इस जो पॉलिसी था इसके वजह से imports of goods manufactured within the Pakistan were controlled. Imports of, देखिए ध्यान देना, imports of goods manufactured within the Pakistan were controlled जो हुआ, and at the same time tariff production was provided for the manufacturing of the consumer. टैरिफ दिया गया, उनको कुछ सहूलियतें भी दी गई ताकि आप करिए। As far as the farming is concerned, जहां तक खेती की बात है, machine were used to lead to green revolution. Government funding in infrastructure in the selected areas were increased, and this helped the production of the food grain to rise the Pakistan nationalized capital goods industries in the 1940s. After this, there was a change in the policy direction. In the late 1970, the country started major move the denationalization. Denationalization हम लोग जानते हैं कि धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर करना। Private sector were encouraged and incentive were given to it. The Western countries supported the Pakistan financially, जो थे. Also, the remittance from the Pakistani workers settled in the Middle East started increasing. All this helped the economic growth and created the favorable climate for the new investment. The late 1980 saw the more of such reform. अब यहां पर ये चीज आया हम लोगों का। अब हम लोग जो ये बात करेंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं कि हम लोग अब पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि जीडीपी की किस किस सेक्टर में क्या क्या था, किस किस उस पर पॉइंट पर। सबसे पहले हम लोग आता है जीडीपी में। इन द ईयर 2070, पहले हम लोग चाइना के लेंगे 2070। चाइना के जो नॉमिनल वाज द एस्टिमेटेड टू बी द 21.41 ट्रिलियन यूएस डॉलर था, मेकिंग द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू यूएस, या अमेरिका के बाद। चाइना's इकोनॉमी वाज ग्रोस एंड इंक्रीजिंगली फास्टर सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ द, चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। कब के बाद? किसके इंट्रोडक्शन के बाद? Introduction of the economic reform in 1978. China GDP attracted the attention of the world because of the many developed countries were finding difficult to maintain the growth rate level of the
5% एट ए टाइम, माने सारे देश विश्व के 5% पर उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। और चाइना जो है डबल डिजिट में चल गया बहुत दिनों तक, करीब करीब आप समझ लीजिए कि 2 डिकेड यानी कि 20 साल तक ये डबल डिजिट कायम रहा। द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसको कहते हैं फ्रॉम 1979 to 99 was the growing at an average annual rate of the 9.7%, reaching an historical height of the 15.2% in 1984 and record low 3.8% in 1990. During the period of the 2015 and 17, China witnessed the growth rate of the 6.8% per annum. देखिए कितना बढ़िया डेटा है चाइना का। चाइना का जो ग्रोथ रेट था 98 के बाद वो क्यों हुआ, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। द ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम वाज फ्रॉम ए कमांड टू ए मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, क्योंकि 98 में जो हमारे यहाँ उनका कमांड इकोनॉमी था उसको उन्होंने धीरे धीरे चेंज किया, क्योंकि कम्युनिस्ट था, एकदम रेगुलेटेड था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ग्रोथ हमारा बढ़ नहीं रहा तो उन्होंने इसको मार्केट ओरिएंटेड कर दिया, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर उन्होंने उसको ला करके रख दिया। सेकेंड जो है वहां पर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो चाइना ने तमाम लिबरलाइजेशन किया। चाइना ने जो है जो से स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले ये हम बता दें स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया गवर्नमेंट डेवलप कर देती है जहां पर ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर द एक्सपोर्टिंग यूनिट इंडस्ट्रीज। अगर वो स्टेब्लिश करेंगे तो उनको सारे एक्सपोर्ट जो भी है टैरिफ से लेकर के हर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उनको दिया जाता है। अब यहां पर विदेशी जो जब ये आया से वहां पर, तो जो विदेशी कंपनियां थी वहां बहुत तेजी से आई, उसमें तमाम कंसेशन उनको दिया गया और जिसका परिणाम हुआ कि वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के जो इन्वेस्टर थे वहां आकर्षित हुए और वहां पर जो है वो आकर के रहने लगे। वहां पर चूंकि एक चीज और है कि वहां पर लेबर सस्ता मिलता है, जो भी इसका कारण हो इसका एक अलग विषय है, और टैक्स रेट भी गवर्नमेंट ने काफी हल्का रखा, जिसके वजह से जो इन्वेस्टर थे वो चाइना में आए और वहां पर उन्होंने इन्वेस्ट किया। तीसरा जो है एक्सपोर्ट ड्राइवन डोमेस्टिक, ऐसी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया जो एक्सपोर्ट ड्राइवन, जो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करता हो। China achieved a tremendous growth in export and emerged as the largest manufacturer and exporter of goods in the world by the 2010 में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर के रूप में पूरे विश्व में उभरा। अवेलेबिलिटी ऑफ द चिप जो मैंने भी बताया, वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज उसको पड़ा क्योंकि वहां लेबर काफी सस्ते हैं। Since the reform, China has made the great stride in improving the social welfare. Both consumption and saving increase and poverty rate has declined. However, in recent GDP growth in China has slowed down. अब इधर जो है चाइना का ग्रोथ रेट जो डाउन हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, इस पर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। चाइना ने जो है 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया, एक परिवार में एक बच्चा, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से भाग रहा था, उसने एक परिवार को एक बच्चे की पॉलिसी जो है, जिससे कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो हो जाए। 3 decades ऑफ द वन चाइल्ड, अब 30 साल जब बीता 1979 से 89, 99 एंड 2009, 30 साल जब बीता और ये 3 साल में जो है उसमें जो है एडल्ट लोगों की संख्या, वन चाइल्ड पॉलिसी हैज रिड्यूस द नंबर ऑफ एडल्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप। अब एक है जो धीरे धीरे वही जो बच्चा पैदा हो गया ऐसे 20-25 साल तो वर्किंग ग्रुप में आएगा, वहां पर वर्किंग ग्रुप्स कम होने लगे एडल्ट, और जिसके वजह से 2015 में इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। भैया के अब आने वाले समय में जब हमारे पास युवा पीढ़ी आएगा ही नहीं तो देश का कमान कौन संभालेगा। वर्तमान में तो एक लग सकता है कि एक परिवार एक बच्चा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी कम हो जाएगा और
जो आज का युवा है वो कल बूढ़ा हो जाएगा, यानी आने वाले समय में हम बूढ़ों की संख्या बढ़ा देंगे, युवाओं की संख्या कम कर देंगे, और काम तो युवा करेगा ना। इसका परिणाम हुआ कि वहां पर स्लो डाउन हो गया। सेकेंड जो था कि क्यों स्लो डाउन हुआ, ए फॉल इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट मेड इन चाइना ड्यू टू द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड स्लो डाउन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो एक चला था स्लो डाउन का, उसके वजह से हुआ। यूरोपियन इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर, रिड्यूसिंग द थर्ड पॉइंट, रिड्यूसिंग द हाई डोमेस्टिक सेविंग रेट एंड द करस्पॉन्डिंग लो डोमेस्टिक हाउस होल्ड। देखो एक चीज तो आप लोग फर्स्ट ईयर एक चीज समझ लो कि सेविंग जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, लेकिन अगर हम और दूसरा डिमांड क्रिएट होना चाहिए इकोनॉमी में, क्योंकि जब डिमांड हम क्रिएट करेंगे तो हम दुकान से खरीदेंगे, दुकानदार होलसेलर से, होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से, और मैन्युफैक्चर जब करेगा तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो अगर अब यहां पर एक चीज और है, विरोधाभास, कि अगर हम सेविंग ज्यादा करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, और अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो सेविंग कम हो जाएगा। यानी कि दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए कि सेविंग भी चले और डिमांड भी चले। वहां पर क्या होना लगा कि सेविंग ज्यादा होने लगा, जिसका परिणाम हुआ कि डिमांड कम होने लगा, और जब डिमांड कम होने लगा तो ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड कम हुआ, इनकम कम होगा, प्रोड्यूसर कमा सामान, जब डिमांड कम होगा तो सामान कम बनाएगा, तो वहां पर इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई। चौथा पॉइंट जो है द एस्पिरिंग मिडिल क्लास, जो वहां पर मिडिल क्लास, जो महत्वाकांक्षी मिडिल क्लास था, इंक्लूडिंग द रूरल माइग्रेंट एंड द कॉलेज ग्रेजुएट आर एक्सप्लोरिंग, ज्यादा, चूंकि वहां पर पैसा उतना कम मिलता था, ज्यादा पैसे के उसमें वो लोग जो है जो स्किल्ड वहां के लोग थे वो देश छोड़ करके विदेश जाने लगे, जिसका परिणाम हुआ कि वहां पर ये गिर गया, इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसमें इंडिया के बारे में। इन द ईयर 2070 द ग्रेट जीडीपी इंडिया का जो था वाज एस्टिमेट टू द, अगर यूएस डॉलर के हिसाब से बात किया जाए, 9.45 ट्रिलियन। जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया showed a substantial rise after the introduction of the new economic policy 1991 में, क्योंकि 1991 में हम के पहले हमारी इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो रही थी, कर्ज में डूब गई थी, मैंने पिछले लेक्चरों में बताया भी, और सो मेनी रीजन, जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर भी बनाया, और जिसके वजह से 1991 में हमारी जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया थ्रू द LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस पर काफी मैंने एक लेक्चर दे दिया है। उसके आने के बाद हमारे यहाँ जो है इकोनॉमी एक पेस में आई, एक अच्छे तरीके से, जैसे नहीं होता है गड्ढा खत्म कर दीजिए तो गाड़ी चलाने में मजा आता है, वही चीज हमारे यहाँ इसमें चला, ठीक है ना। और 2000 यहां पर जो है, जो 91 से 2000 का हमारे इंडिया में जो है अराउंड 7% जो है पर एनम की दर से इकोनॉमी बढ़ी, 7% अच्छी थी। हाउएवर द ग्लोबल स्लो डाउन, डिफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रिजल्टिंग द डिले इन द पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड सेकेंड द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। इन बिटवीन हमारे यहाँ तमाम 2008 में भी बहुत हुआ, ऐसी भी सरकारें आई जो आया राम गया राम थी, जिसके वजह से जो है जो धीरे धीरे कुछ इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई। जो विदेशी इन्वेस्टर से वो, चूंकि जब सरकारें बहुत जल्दी बदलती हैं तो पॉलिसी भी जल्दी बदलती है, और जब फॉरेन इन्वेस्टर जो हु वेर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, जब उनको लगा कि अभी अनसर्टेनिटी है तो उन्होंने वहां पर पैसा नहीं लगाया, जिसके वजह से थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हुआ और एक पुअर हमारे यहाँ क्रेडिट रेटिंग हमारे इकोनॉमी को मिला। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द 2011-14 तक ऐसी रहे। आफ्टर द 2014 द ग्रोथ रेट स्टार्टेड शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड, धीरे धीरे बढ़ने लगा। इट वॉज नियरली 7.3% पर एनम फ्रॉम द ईयर 2015 टिल 2020।
70। अब आते हैं, थोड़ा हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। इन द ईयर 2017 पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत उतार चढ़ाव था, अनसर्टेनिटी बहुत था इकोनॉमिक उसमें। हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट दैट द इकोनॉमी रीच्ड ए हाई अबव 10% ग्रोथ। 1954 में 10% का ग्रोथ रेट पाकिस्तान ने दिखाया, बट द फॉलोइंग ईयर नेक्स्ट उसका इकोनॉमी 2% पर आ गया। अब फिर 9%, एक अप एंड डाउन, बहुत तेजी से हुआ। अप एंड डाउन होना अच्छी बात नहीं है। In the decade of the 19th, there was some decline in the India and China growth rate, but Pakistan GDP जो है 3.6% पर आई। The reason behind the drastic fall, according to some analysis, is the political instability and the reform introduced। वहां पर देखते हो कि वहां पर सरकारें गिरती हैं, आर्मी आ जाती है, आर्मी सत्ता संभाल लेती है। एक तरह से वहां की जो है एक अजीबोगरीब वहां पर हम कह सकते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि मिलिट्री सिस्टम है, एक अलग पॉलिटिकल एनालिसिस करने का विषय है। फ्रॉम 2007 एंड 2008 to 12-13 द इकोनॉमी ग्रू बाय 3%, 2% एंड एवरेज। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, श्रिंकिंग द एफडीआई घटने लगा, एंड डोमेस्टिक इनकम ड्यू टू द लैक ऑफ द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, अभी मैंने बोला, लेड टू फॉल इन द जीडीपी। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट वाज द 5% to 8 in 2016 and 17, which is the highest in 10 years. The increase in the development spending, वहां पर खर्चा बढ़ने लगा। Substantial growth in the private sector credit and relief measure for the agriculture sector were instrumental in achieving this growth. Thus, where a decline is seen in the growth rate of the China and Pakistan during the period 2015 and 17, there has been a rise in the India's growth rate. ये कंपेरेटिव हो गया। अगर हम यहां पर सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, चाइना और पाकिस्तान हैव मोर पीपुल लिविंग इन द सिटी देन द, माने जो अर्बनाइजेशन है वह चाइना और पाकिस्तान में ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया। और उसका कारण था, फॉर इट इज चाइना द एरिया ऑफ सिविलाइजेशन इज रिलेटिव area of the cultivation is relatively small due to the various climatic and topographic condition, वहां की भौगोलिक स्थिति के कारण वहां पर जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन वो कम है। इट इज ओनली 10% ऑफ द टोटल लैंड मास, जितना लैंड है उसका 10%। इफ वी कंपेयर इट्स कल्टिवेबल एरिया विद द इंडिया, वी शैल फाइंड दैट द चाइना इज ओनली 40% ऑफ द टोटल ऑफ दैट अवेलेबल इन इंडिया। But the people dependent on agriculture in China were 80% of the total population in 1980. ध्यान देना, चाइना का ओनली 40% तो अवेलेबल था ही इंडिया का, इंडिया के मुकाबले 40% वहां पर। इंडिया में जितना कल्टीवेशन के लिए लैंड था उसका 40% तो चाइना के पास था, बहुत कम। लेकिन बट जो डिपेंडेबिलिटी है एग्रीकल्चर पर चाइना का जो है, चाइना वेयर 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द 1980। सो द गवर्नमेंट इन चाइना इनकरेज पीपुल टू फॉलो द ऑक्यूपेशन, यानी कि जो मैंने एल कहा भी कि 80% पॉपुलेशन वेयर टिल द 1980 वेयर इंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आफ्टर द 1980, क्योंकि वहां की चाइना गवर्नमेंट ने जो है वो फोर्स किया कि आप एलाइड जो है एग्रीकल्चर के अलावा उसको करिए, आप हैंडीक्राफ्ट में जाइए, कॉमर्स में जाइए और ट्रांसपोर्ट में जाइए, लेकिन एग्रीकल्चर से धीरे धीरे पॉपुलेशन को हटाइए। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में इन द ईयर 2014 around 28% of the workforce in China were involved in agriculture. 28% of the workforce in China was involved in the agriculture, which contribute 9% GDP. देखो 28% जो वर्कफोर्स था, वर्कफोर्स पॉपुलेशन नहीं, वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था और 9% जीडीपी में उसका योगदान था।
वेयर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर टू द जीडीपी इन इंडिया एंड पाकिस्तान का जो था वो 15 एंड 25%। 15 जो है इंडिया का, 25% पाकिस्तान का था। Nearly 47% of the population in India and 42% in Pakistan are dependent on agriculture। ठीक है, ये था एक कंपैरेटिव स्टडी जिससे हम लोगों ने जो है देखा। आगे जो है, आगे के क्लास में हम आपको जो है सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर और डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन के आधार पर तीनों देशों में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।